किन मांगे जो मुख्य 3 बातें अगर आपको लगती हैं कि इनमें जो कमी है और वो सही होनी चाहिए? पहले नंबर पर तो सुधार होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ कि एग्रीकल्चर सिस्टम में पूर्ण रूप से सुधार की जरूरत है, लेकिन जिस सुधार की जरूरत है ये वो सुधार नहीं है। पहली आपत्ति तो ये है। और ऐसा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि प्रश्न तो यही सीधा है, मंडी कैसे खत्म हो जाएगी? क्योंकि मंडी के खत्म करने के बारे में उसमें चर्चा ही नहीं है। एपीएमसी एक्ट जो आप बात कर रहे हैं, इस बिल के अंदर एमएसपी शब्द ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। और आप किसान जो नेता हैं वो सब कह रहे हैं कि भाई आप लोगों का सीधा आरोप है कि सरकार एमएसपी नहीं देना चाहती और ख़त्म कर रही है। तो एमएसपी जब शब्द ही नहीं है तो ख़त्म कैसे होगी? नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। कृषि कानूनों को लेकर जहां किसान अड़े हुए हैं, वहीं पर जो सरकार है वो भी अपनी जो अपनी जो बातें हैं, अपने जो मुद्दे हैं, अपनी जो कृषि बिल हैं उसको लेकर कह रहे हैं कि ये सही है। इन दोनों के बीच में कौन सही है कौन गलत है, जांचने के लिए हमारे साथ आज हैं किसान नेता जसबीर आर्या जी। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन जो बिल हैं, 3 जो बिल आए हुए हैं, इन बिलों में क्या कमी है, क्या कुछ दिक्कत है इन बिलों के अंदर, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और जो किसान आज लगभग 11 दिन से अपना प्रदर्शन दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, उसमें कौन लोग हैं और कौन लोग नहीं हैं, और जो लोग आए हुए हैं वो लोग कौन हैं, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग कौन हैं। जसबीर आर्या जी, स्वागत है डेली हरियाणा न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो कृषि कानूनों पर बात करते हैं सर। कृषि कानून जो सरकार लेके आई है, हमने पहले भी चर्चा की थी और अब भी, किन मांगे जो मुख्य 3 बातें अगर आपको लगती हैं कि इनमें जो कमी है और वो सही होनी चाहिए? देखिए, पहले नंबर पे तो जो मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है इसमें, इन बिलों को कृषि रिफॉर्म के नाम पर कहा जा रहा है कि सुधार है ये एग्रीकल्चर सिस्टम में। तो मेरी आपत्ति सबसे बड़ी यही है कि ये सुधार बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी आपत्ति इसलिए कि अगर कोई फिर दोबारा से कभी कोई किसान संगठन या सभी किसान संगठन मिलकर किसी कृषि सुधार की बात करेंगे तो लोगों में एक बात जाएगी कि हर साल कृषि सुधार होते हैं और लोग नकारात्मक भाव में जाएंगे कि किसानों को हर साल सुधार चाहिए। पहले नंबर पर तो सुधार होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ कि एग्रीकल्चर सिस्टम में पूर्ण रूप से सुधार की जरूरत है, लेकिन जिस सुधार की जरूरत है ये वो सुधार नहीं है। पहली आपत्ति तो ये है कि आप गलत चीज को ठीक बताकर लोगों में पेश कर रहे हो। दूसरी, जो सबसे बड़ा डर, जो चीज़ें जिन पर सबसे ज़्यादा बहुत से लोग फेसबुक पर भी लिख रहे हैं, और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत से बेचारे हमारे भाई हैं जो फेसबुक पर सरकार की सपोर्ट कर रहे हैं, किसान के घरों से हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा अगर बिल को ठीक ठाक हम समझें तो इसमें मंडी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल रूप से मतलब 5-10 साल में ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि प्रश्न तो यही सीधा है, मंडी कैसे खत्म हो जाएगी? क्योंकि मंडी के ख़त्म करने के बारे में उसमें चर्चा ही नहीं है। एपीएमसी एक्ट जो आप बात कर रहे हैं, भाई बाहर बेच सकते हैं, लेकिन मंडी कैसे खत्म होगी बता दीजिए। देखिए, यही समस्या है कि सरकार के लोग कह रहे हैं कि मंडी ज्यों की त्यों रहेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आपके बुलडोजर आएंगे और मंडी की दीवारें गिरा देंगे। मंडी है क्या? मैं वही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो हमारे साथी जिनको आपत्ति है वो मेरी बात ध्यान से सुने कि मंडी क्या है। मंडी क्या है कि जब हमारे यहाँ फसल को किसान बेचता था और बहुत पहले समय से एक विवाद होता था कि वहाँ बिकने के लिए फसल जाती है, चाहे आड़ती है चाहे व्यापारी है, वो किसान के साथ फसल खरीदते हुए दाम में और तोल में गड़बड़ कर लेता है। तो चौधरी छोटू राम से लेकर तब सुधार शुरू हुए थे कि इसको कैसे रोका जाए। तो तब आवाज़ 1930 के आसपास से आवाज़ उठनी शुरू हुई थी और तब ये व्यवस्था खड़ी की जाने लगी थी, और ये हरियाणा और पंजाब में ही बेहतर तरीके से खड़ी हुई है। तो मंडी क्या है? जब धान लेकर किसान जाता है और वहाँ पर व्यापारी आड़ती बीच में उतर व्यापारी खरीदता है, तो वो जो धान कितने में खरीदी गई, कितनी तुली, व्यवस्था क्या है, मंडी का एक कर्मचारी कोई भ्रष्टाचार ना हो, एक अनपढ़ किसान भोला किसान है उसके साथ गड़बड़ ना हो, उसके लिए वो एक निगरानी है, वो कर्मचारी वहाँ खड़ा होता है और वो लिखता है अपने रजिस्टर में, बाकायदा सभी आड़ती लिखवाते हैं। अब वो बाद में लिख लेते हैं, ये व्यवस्था अलग अलग है, लेकिन वो इसलिए रहता है कि कोई गड़बड़ ना हो। वो लिखता है इतने क्विंटल हुई है, इतने के भाव से तुली गई है, ताकि किसान के साथ कोई गड़बड़ ना हो। अब इस बिल में क्या कहा गया है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं वो अच्छे से बिल को पढ़ लें कि जो एग्रीमेंट है वो ट्रेड एग्रीमेंट का जो बिल है और एक ट्रेड एंड कॉमर्स का जो है जो बिल है, इन दोनों में एपीएमसी की व्यवस्था, एपीएमसी नहीं, यहाँ तक लिखा है कि एपीएमसी और इस जैसी किसी भी तरह की राज्य स्तरीय व्यवस्थाओं से ये बिल बाहर करता है। मतलब आप खरीदारी कर रहे हो तो मार्केट कमेटी का कर्मचारी आकर उस व्यापारी से ये नहीं पूछ सकता बताओ कितने में तोली, बताओ कितनी क्विंटल हुई, तो व्यापारी कह देगा भाई आप जाओ, आपका कोई अधिकार नहीं है, मैं मंडी से बाहर हूँ। मतलब मंडी दीवारें नहीं है, मंडी कर्मचारी है, और इस बिल में कर्मचारियों की निगरानी को बढ़िया तरीके से रोका गया है। और जो नहीं इसे पढ़े वो अच्छे से पढ़ लें, नहीं पढ़े तो हमसे बात कर लें, हम दिखा देंगे। जगह जगह दोनों बिलों में चर्चा की गई, एपीएमसी का अधिकार इसमें नहीं रहेगा। दूसरी,
जो छुपी हुई सरकार इसमें फ़ायदा उठाना चाहती है वो क्या है? एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, किसान कोई ये नहीं कह रहा कि पहले किसान की लड़ाई थी मुनाफे की, कि मैं तो एक किसान नेता से मिला था, बहुत बुजुर्ग, हाँ, खुराना गांव में काफ़ी दिन पहले, वो बोले भाई कुछ बदलने वाला नहीं, निराश थे। बोला जब हमने लड़ाई शुरू की, वो खाट पे बैठे हैं, बूढ़े हो गए हैं, कि हमने लड़ाई शुरू की, तब लड़ाई थी लागत भाव, मुनाफे का भाव मिले। और फिर लड़ाई आपने सुनी होगी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की कि वहाँ 1.5 गुना फायदा मिले किसान को। अब लड़ाई क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट, न्यूनतम, कम से कम जो हो सकता है सरकार करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी मांग किसान कर रहे हैं। मुझे बताइए इसमें गलत क्या है? और सरकार के मैं बताना चाहूँगा जो मुख्यतः हरियाणा, ये आपने धनखड़ जी का वो भाषण भी सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने 31 लाख टन सरसों खरीदते हैं, 30 लाख टन को हम वापस भेज देते हैं, 1 लाख टन का हम तेल निकालते हैं। उनके किसी इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो वही उनकी बातों से समझ आता है कि एमएसपी पे जो फसलें खरीदी जाती हैं वो सरकार के लिए बड़ा बोझ है, उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, और धीरे धीरे जो एमएसपी की फसलें उनको इस व्यवस्था के तहत खत्म कर दिया जाएगा। इस बिल के अंदर एमएसपी शब्द ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और आप किसान जो नेता हैं वो सब कह रहे हैं कि हम जो है इस बिल में एमएसपी, भाई आप लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि सरकार एमएसपी नहीं देना चाहती और ख़त्म कर रही है। तो एमएसपी जब शब्द ही नहीं है तो ख़त्म कैसे होगी? पहले तो एमएसपी और कहाँ शब्द है वो बताएं हमें। एमएसपी एक व्यवस्था है जो जिला अधिकारी निर्धारित खत्म करने की है कि आप मतलब यहाँ एमएसपी बिल कहीं है ही नहीं। एमएसपी तो सरकार द्वारा निर्धारित एक व्यवस्था है और अधिकारी उसे लागू करते हैं। अब अधिकारी वहां से हटा दिए गए तो एमएसपी का। मैं एक चीज कहना था, एग्रीकल्चर व्यवस्था में अगर चीज देखा जाए सरकारी कुछ है तो एमएसपी की खरीद है और मंडी की निगरानी है, उसे आप हटा दीजिए। एग्रीकल्चर में आप बताइए कहाँ कौन सी व्यवस्था सरकारी दी जा रही है? कहाँ सप्लाई चेन कोई सरकारी हो? कोई है? कोई किस तरह की व्यवस्था? यही निगरानी की व्यवस्था थी मंडी की और एमएसपी की, वही हटा दी तो कृषि सरकारी व्यवस्था से बिल्कुल बाहर हो जाएगी। सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि पहले मंडी तक बेचते थे, अब वो कहीं भी बेच सकते हैं अपनी। इससे आपत्ति है आपको? आप अपनी फसल उठाइए और सड़क पे डाल दीजिए, मुझे बेचनी है, कौन खरीदेगा? नहीं, कहीं बाहर किसी को बेचनी हो, कंपनी में बेचनी हो, किसी को भी बेचनी हो, वो कहीं मंडी उठाई मैंने और वो आप एक अपना मूल्य। एक चीज बताइए, दो चीजें होती हैं, एक तो आपने कोई व्यवस्था खड़ी की कि वहाँ फसल बेची, एक आपने जो पहले से व्यवस्था थी उसे बंद कर दिया और जा बेचिए जहाँ बेची। ये वो किया गया, बेचो जहाँ बेचना है। आप कहाँ सड़क यहाँ बोल अम्बाला रोड पे आके सर वो डाल दे मेरी खरीदो। आपको लगता है अगर मंडी की जो व्यवस्था है जहाँ सुबह हर रोज व्यापारी आता है, रोज व्यापारी आता है और उस आने के बाद उस व्यापारी के अगर उस दिन भाव ठीक नहीं मिलता तो घर फोन करता है किसान कि आज रेट ठीक नहीं मिला, तो घर वाले कहते हैं कल सुबह आए तो किसी भी रेट में बेच देना, कहते हैं। अब वो व्यवस्था भी नहीं की तो आपको लगता है वो मंडी उठाए घूमेगा कहाँ बेचेगा? आपको नहीं लगता कि मंडी के अंदर जो व्यवस्था है आड़ती कहीं ना कहीं शोषण करता है? ये आरोप भी है कि बीच में बिचौलियों को इनको खत्म कर दिया जा रहा है। देखिए एक चीज़ मैं इस बात से मैं बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हर आड़ती ठीक है, और आज से पहले तो मैं मानता हूँ कि बहुत पुराने समय से तो आड़तियों की जो गड़बड़ थी वो बहुत थी, अब पढ़ा लिखा वर्ग हो गया किसान का भी। दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको, 10-20 साल में इकोनॉमी बदल जाती है, ठीक है। अभी जो चीज़ें हैं उस समय कुछ और थी, अब कुछ और हैं। आप 1-2 एकड़ के किसान को बिना किसी रजिस्ट्री के, बिना किसी रहन के आड़ती 5-7 लाख रुपए दे देता है, ठीक है। कौन सा बैंक दे देगा? 70,000 रुपए देता है 20 लाख के एकड़ पे, उसका ब्याज भी लेता है। हाँ, ब्याज भी, और बेशक आड़ती ब्याज लेता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं लेता कि आप जमीन रख के देकर जाओ, सिर्फ उसे पता है फसल लाएगा मेरे पास। दूसरा, आप कोई भी सेक्टर बिना इकोनॉमिक पैसे के नहीं चल सकता, और पैसे का जो रिसोर्स है आप उसे एक झटके के साथ काटने की कोशिश कर रहे हो, तो जो ये पैसे की ज़रूरत है किसान की, तो आप समझ सकते हैं कहाँ से पूरी हो सकती है फिर इसके वैकल्पिक व्यवस्थाएं। मैं एक चीज़ कहता हूँ, ये बिल लागू हो गए और अगले ही दिन से कुछ बदलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो निश्चित रूप से बदल देंगे जिनका खतरा है कि जो एग्रीकल्चर व्यवस्था है जिसे सुधार की ज़रूरत थी वो बिगाड़ की शुरू हो जाएगी, और मल्टीनेशनल कंपनियों के कंट्रोल का डर निश्चित इन बिलों के कारण है। एक बिल हो रहा है एसेंशियल कमोडिटी की जो बात करते हैं कि हम 1955 का चेंज किया गया है 2020 के अंदर, अभी जो चेंज किया गया, इसमें सरकार का ये दावा है कि कोई भी अगर मान लो बाहर खरीदता है कितना भी अपने पास रख सकता है, सिर्फ 2 स्थिति के अंदर नहीं रख सकता वो, चाहे तो आपातकाल की होगी या फिर युद्ध की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में जो किसान है मान लो कि ज़्यादा फसल है उसकी, या फिर गांव के गांव को इकट्ठा कर सकते हैं, वो ले सकते हैं कंपनियां, तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो अमेंडमेंट है, आप बताइए उसे किसान का क्या फ़ायदा उससे? आपको किसान का फ़ायदा ये है कि बाहर जो कंपनियां हैं वो कितना मर्जी ले सकती हैं ना भाई। अब कई बार ऐसा होता है कि
एक उसके ऊपर एक आरोप ये लग जाता है कि टैग लग जाता है कि किस पर ये इतनी इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, एक पर पाबंदी लग जाती है कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन अब सरकार कह रही है कि कोई कितना मर्जी ले सकता है और कोई कितना मर्जी बेच सकता है। फिर वो कंपनियां ले सकती हैं ना, किसान तो बेचारा अपने खेत की फसल नहीं रोक सकता। वो एक किसान का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता भैंस तो हमारी छेन के नीचे बंधी है, हम स्टोरेज कहाँ से लगा लेंगे। ये कंपनियों के लिए है, कंपनी की। असल में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस बिल का नाम पढ़िए आप। बिल के नाम में क्या है? फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। फार्मर प्रोड्यूस है ना, जो उत्पादन किसान करता है, उसके मैनेजमेंट के बिल हैं ये। फार्मर के व्यवस्था के सुधार के लिए कोई बिल नहीं है। वो फार्मर का प्रोड्यूस जितने बड़े स्तर पे होता है तो उसका व्यापारीकरण किस तरह किया जाए, उसके लिए बिल लाए गए हैं। किसान के लिए तो इसमें कोई, बताइए आप, या तो मंडी बंद करके, या आप भंडारण की बात कर दी आपने। आप कह रहे हैं कि भंडारण कर सकता है, आप व्यवस्थाएं देते हर गाँव तक, हर ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी देते पहले कि इतना फंड अब की बार रिलीज कर रहे हैं और इतने बड़े स्तर पे एक भंडारण व्यवस्था खड़ी कीजिए। आप अपने ही गांव खेत की फसल वहां लगा सकते हैं। हर गांव को पहले ये सुविधा दे देनी चाहिए थी। बहुत बढ़िया लगता हमें। भंडारण कहीं है नहीं, भंडार कहीं है नहीं, और किसानों से कहते हैं कि आप भंडारण कर सकते हैं आसमान के नीचे। ये तो वो कर सकते हैं जिनके पास भंडारण की व्यवस्था है, जो 100 एकड़ लेकर खरीद कर और भंडारण की व्यवस्था खड़ी कर लेंगे, उनके लिए है वो बिल। एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो किसान है उनको सभी सुविधाएं दी जा रही, किसान के नाम पर यह हर बार दिया जाता है। अगर कोई जैसे कोई बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या कोई भी ऐसी आपदा आ गई, तो उसके अंदर उसका मुआवजा दिया जाता है, फसल बीमा कर दिया उसका, हर प्रकार की सुविधा किसान को दी जा रही है। लेकिन फिर भी हर बार किसान जो है आंदोलन को लेकर आ जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, एक और मैं आपकी बात जोड़ देता हूँ। एक आदमी ने, मैंने पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि सरकार इनकम टैक्स नहीं देते हैं, किसान इनकम टैक्स नहीं देते हैं। भी मतलब यूरिया सब्सिडी है, मतलब खाद है सब्सिडी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते हैं वो। जी, सब्सिडी यूरिया पे भी मिलती है, उसे भी रोकने की कोशिशें बहुत दिन से चल रही हैं। ट्रैक्टर पर बोल दिया है, सब चीज़ों पर, जो मतलब एग्रीकल्चर की जितनी भी वस्तुएं हैं। मैं देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री कोई आ जाए, भारत के पंजाब का किसान उन्नत किसान माना जाता है, उसके वहाँ पर सर्वे कर ले आके, और जिस किसान के घर में बाहर से कोई व्यवस्था नहीं आ रही पैसे की, या तो उसकी कोई दुकान नहीं है या कोई नौकरी नहीं है, मतलब बाहर से पैसे की आगमन नहीं हो रहा है, इनकम नहीं आ रही है, तो इनकम नहीं हो रहा है, तो बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो एक चीज़ समझ लीजिए आप, वो एक भी किसान मुझे दे दीजिए जो कर्जमंद ना हो। ठीक है। दूसरा, आप किसान के घर में जाकर देख लीजिए, किसान खर्चा की, ये फिजूल की चीज़ें उड़ाई जा रही हैं कि खर्चा की, कितना वो अखरोट खाता है, कितना वो बादाम खाता है, कितना वो शिमला घूमने जाता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपनी छोटी मोटी ब्याह शादियों में और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरे करने में ही कर्जमंद हो गया है। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि किसान को अगर फ़ायदा है सिर्फ एक चीज़ में है, वो जब ज़मीन बेचता है ना, तब तक तो उसे फ़ायदा है। नहीं तो मैं, भाई साहब, जो भी ये आंकड़े दे रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आप एक दिन की 300 रुपये दिहाड़ी लगा लीजिए, ठीक है, और महीने की 9,000 लगा लीजिए, और साल की 1,08,000 रुपये लगा लीजिए, और मुझे कोई फसल ले आइए जो 1,08,000 रुपये साल में आमदन उनको मुनाफे के तौर पर दे रही है। एक भी फसल, दिहाड़ी कह रहा हूं मैं, अगर 1 एकड़ का किसान है, एक आदमी तो उसमें मेहनत करता ही होगा, उसकी 1,08,000 रुपये कोई आमदन दे दे, मुझे पकड़ लेना के फिर कह देना सब्सिडी। दूसरी, आपने जो व्यवस्थाएं जिनकी बात कर रहे हैं आप, यूरिया किसान ने, आप कह रहे हैं कि इन बिलों में कुछ ठीक नहीं, कुछ लग कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ यूरिया में बहुत सी ठीक है। आपको अब यूरिया गड़बड़ नजर आने लगा है। यूरिया किसान ने खुद नहीं डाला था, आपने जबरदस्ती डाला। जब किसान की जमीन उसकी आधी हो गई, अब आप यूरिया की कमियां निकालने लगे हैं कि हम आपको सब्सिडी देते हैं, हम ये देते हैं। भाई, यूरिया ने कभी, किसान ने आके आंदोलन नहीं किया था आप यूरिया लाओ विदेशों से। आपने रातों को छुपके लोगों के खेतों में यूरिया डाला गया था, तब आदी बनाया गया किसानों को। अब जो चीज आप पहले खुद, आप बताइए, यूरिया किसान सरकार ने गिराया, खुद डलवाया था कि नहीं? खुद डलवाया था हरित क्रांति में, और आप कह रहे हैं यूरिया नुकसानदायक है। भाई, आप तो हर 20वें 30वें साल जाकर कह देते हैं ये चीज़ हमसे गलत हुई, और जिम्मेदारी किसी और की पहुंच देते हैं। किसान को अपनी किसान, मैं कहता हूं, जो कहते हैं सब्सिडियां दी जा रही हैं, भाई आपके लिए सबसे जरूरी चीज़ सुरक्षा है, जो सेना करती है, और मैक्सिमम मैं कहना नहीं चाहूँगा, यही ग्रामीण इलाकों के लोग सेना में भर्ती होते हैं। भाई, जो बात कर रहे हैं उनके नहीं, ग्रामीण अंचल के युवा सेना पे खड़े हैं। दूसरी, सुरक्षा के बाद जो चीज़ें चाहिए, खाना चाहिए, उस खाने को प्राप्त करने के लिए जो जरूरतें हैं ना, किसान को उस खाने को उत्पादन करने में अपना घर भी नहीं चल रहा, अगर वो ना छोड़े, इसीलिए आपको उस चीज़ की जरूरत है। मुनाफा उसे बिल्कुल नहीं मिल रहा। अभी आप मंडी की व्यवस्था है मैंने इस बिल में पढ़ा कि बाहर बेच सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कई किसानों को सुना है कि वो कह रहे हैं कि पहले भी बेच सकते थे बाहर, तो ठीक है ना, तो सरकार नया क्या लेके आई।
लेकिन मैंने एक रिपोर्ट देखी NSSO की, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की, उसमें कहा गया कि 94% जो किसान हैं या लोग हैं जो अपनी फसल लगाते हैं वो मंडियों में जाते ही नहीं, 6% ही सिर्फ मंडियों तक जाते हैं। 6% MSP पे खरीदते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। वैसे तो मंडियों में ये जाती है, आप एक चीज समझ लिए, मंडियों में बासमती धान भी जाती है, 11-21 भी जाती है, वो भी बेचते हैं। जो 6% है वो MSP पे खरीद कहते हैं। वो 6% किसान ही है जो इस इलाके को सबसे ज्यादा MSP की जो व्यवस्था और हरियाणा पंजाब की है। मोटी धान हुई, गेहूं हुई, कपास हुई, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ये जो MSP की, मैं एक चीज कहता हूँ, मैं तो अक्सर कहता हूँ, धान लगा के हमें कोई, यार हम कोई रिश्तेदारी थोड़ी है धान से। आप कोई विकल्प बेहतर लेकर आइए, पहले आपको विकल्प लेकर आना चाहिए था। आप विकल्प कुछ लेकर रहे हैं और पुराने को बंद कर रहे हैं। आप अपनी चालाकी खेल रहे हैं सिर्फ MSP से अपना बोझ छुड़ाने के लिए। इनको तो एक चीज़ है, ये चीज़ समझ रही है कि बस किसी भी तरह से खर्चा रोक दिया जाए, चाहे इसमें कोई मरे। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा भाई। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा, आंख बंद करके जो लोग समर्थन कर रहे हैं इन चीज़ों का, उनसे कहना चाहूँगा भाई, एक चीज़ कही जा रही है, अगर एग्रीकल्चर की व्यवस्था है, कंधे से अंधे से पूछ लो, हरियाणा और पंजाब की कुछ ठीक है, यहाँ के किसान कुछ ठीक हैं। बिहार के किसान कल कह रहे हैं मॉडल आप लगाएंगे, कहाँ समझ। उन लोगों को सवाल पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाई बिहार की कौन सी व्यवस्था आपने पढ़ ली इतनी बढ़िया है? ये हरियाणा पंजाब के कुछ ना कुछ समृद्ध किसान है, इसीलिए ये चीख रहे हैं। जी, किसान आंदोलन चल रहा है, विपक्ष की तरफ से कहें या फिर जो लोग किसानों के विरोध में हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी लोगों का है, वामपंथियों का है, या जो मतलब कि सरकार के, बीजेपी सरकार के खिलाफ वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कि किसान हैं इसमें। देखिए, मंच से बहुत बार ऐसी बात आती है जो वामपंथी विचार को प्रदर्शित करती हैं। जी, मंच से कभी खालिस्तान की बात नहीं आई। जी, ठीक है। हजारों लोग इकट्ठा हैं जी, उनमें से एक आदमी ने खालिस्तान की बात बोल दी जी, तो आपने बस उसे उठा लिया जी। वो लाखों लोग जो बोल रहे हैं उनकी बात को नहीं उठाया गया जी। दूसरा मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी, देखिए, मैं ना खालिस्तान का सपोर्टर हूँ, ना मैं वामपंथी विचारधारा से 100% सहमत नहीं हूँ। 100% का है, मैंने थोड़ा बहुत हो सकता हूँ, लेकिन उनसे सहमत नहीं हूँ। खालिस्तानी विचार से तो बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं सिख कौम को बहुत देशभक्त कौम मानता हूँ, इन पर तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए कुछ। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप वामपंथ को समझ लीजिए, वामपंथी लोग हैं वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं मंच को सारा जी जी, क्या वो देश में नहीं रहते हैं? जी, मैं असहमत हूँ उनसे, लेकिन अगर हम किसी चीज का विरोध करने का उतना ही अधिकार मुझे उतना ही उनको है जी। आप अटल जी का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं, प्रशंसक हूं। अटल जी ने कहा था एक बात, ये लोग जब विपक्ष में हुआ करते थे कि आप विरोध को गद्दारी की संज्ञा नहीं दे सकते, तो लोकतंत्र नहीं है। विरोद करने का अधिकार है उनका, उनकी बात सुनिए, आप उनको संतुष्ट करिए जिस तरीके से आप कर सकते हैं। आप तो ये कहें आपने जो कर दिया बस इसमें हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते, ये अहंकार भी तो खतरनाक है देश के लिए। हाँ, ये मैं निश्चित मानता हूं कि आप जो आरोप लगाना चाह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल ये सरोकार नहीं रखता कि कोई वहाँ पर एक वामपंथ एक राजनीतिक आइडियोलॉजी है जी, ठीक है, वो अपनी बात करने के अधिकारी हैं, उनका अपना एक तरीका है, उनसे असहमति दुनिया की हो सकती है, लेकिन उनसे कहो आप इनके कारण हम बात ही नहीं सुनेंगे किसी की, ये बिल्कुल गलत बात है। कई ऐसे नेता जो कई विपक्षी पार्टियों के नेता है, वो भी वहाँ पहुँच गए अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि हम तो किसानों के समर्थन में हैं। हमने विधानसभा के अंदर देखा सोमवीर सांगवान जी ने उसको मतलब कि समर्थन किया, लेकिन अब वो इस्तीफा दे रहे हैं दबाव में आकर। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो एक चीज़ मतलब कि मैं एक अभी इस आंदोलन से एक बात कहना चाहता हूँ। वहाँ हम बैठते हैं जब, तो सब धरने पर तो एक चर्चा चलती है कि हरियाणा पंजाब की एकता, इस आंदोलन से बहुत बढ़िया एक संदेश गया है हरियाणा पंजाब की एकता का। यहाँ तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसान आ रहे, हरियाणा के नहीं, वहाँ पूरे हंगामा चल रहा है और पंजाब के किसान। हमारे यहाँ के विधायक हैं लीला राम जी और अन्य जो बीजेपी के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये सिर्फ पंजाब के हैं और पंजाब के लोग एजेंडा चला कर आए हैं। वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लेते हैं, कांग्रेस का नाम लेते हैं कि कांग्रेस के ही प्रदेश से क्यों आ रहे हैं। देखिए, आपने रातों रात सबको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, आपने एक राजनीतिक विचार ऐसा खड़ा कर दिया कि आपने बांट दिया किसान जातियों को अपनी चालाकी से। अगर कोई बोल रहा है तो उसे ये कहते हैं तो जाट है, जाटों का समर्थक है। मतलब विडंबना ये है, मैं मेरे साथी भी लोग बहुत से इसलिए असहमत हैं, वो मानते हैं कि हाँ ये गलत चीज़ हो रही है, लेकिन इसलिए साथ ना दें कि जाट आंदोलन में सक्रियता निभा रहे हैं। ये गलत जो राजनीतिक व्यवस्था हो गई है, इसका विरोधी हूँ। दूसरा, मैं अच्छी चीज़ आंदोलन की कहना चाहता हूँ। एक तो आप देखिए कौन सा आंदोलन होगा जिनको आप आतंकवादी बता रहे हैं, कि उस आंदोलन के बीच
बीच में दुकानें खुली हुई हैं, उस आंदोलन के बीच में रेहड़ियां लगी हैं मूंगफली की, गज्जक की, उस आंदोलन के बीच में केले बिक रहे हैं, वो आराम से बेच रहे हैं, उनसे पैसे दे रहे हैं लोग। कौन सा आंदोलन आपको लगता है आंदोलनकारियों के बीच में ऐसी व्यवस्था रही होगी? 10-12 किलोमीटर में खूब चीज़ें बिक रही हैं, क्योंकि उनको पता ही लुटेरे नहीं है, ये अच्छे लोग हैं। दूसरी जो हरियाणा पंजाब की एकता की बात मैं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी से, और जरा सा इस पर विचार करें, एक बहुत अच्छा विचार है। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों की दुकान बंद हो जाएगी इससे, अगर हरियाणा पंजाब के लोगों, कभी इनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई, राजनीतिक एजेंडे तय किए गए, इनको लड़ाया गया। अब हरियाणा पंजाब की एकता की बात होती है तो मैं कहता हूँ ये नेता ऐसे हैं भाई साहब, आप समझ सकते हैं, अगर इनको फूट पड़ने से वोट मिलेंगी तो ये फूट वाला बयान दे देंगे, अगर इनको एकता होने से वोट बनेंगी तो एकता वाला बयान दे देंगे। तो मैं तो कहता हूँ ये एकता वाली बात को लगातार उठाया जाना चाहिए। हरियाणा पंजाब की एकता, हरियाणा पंजाब की एकता, अगर दोनों तरफ के नेताओं को लगना लगा ना, जैसे सोमवीर सागवान जी ने इस्तीफा दिया है, जनता का दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, तो सारे मुद्दे हरियाणा पंजाब के सुलझ जाएंगे। जब लगेगा कि जनता तैयार है सुलझाने के लिए, ये जनता को बहकाने के लिए तो मुद्दे बनाए गए थे, ये एक अच्छी सोच है। और दूसरा, जो राजनीतिक पार्टियां इसमें आती हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे कुछ, मैं तो कहता हूँ इससे इस किसान आंदोलन को नुकसान होता है, उन पे एक ठप्पा लगता है। मैं कहता हूँ आप समर्थन दे रहे हैं, स्वागत है, बहुत धन्यवाद आपका, आप समर्थन दीजिए, लेकिन कोशिश करिए आप इस आंदोलन की ठेकेदारी ना लीजिए। आप आगे आकर और जो शंकाएं किसानों पर उठ सकती हैं उनसे बचाएं, आप अपने राजनीतिक मुनाफे के लिए किसान की आवाज़ को मत दबाइए। जी, अंतिम सवाल है, कल 8 दिसंबर है और भारत बंद का ऐलान किया गया है, कितना समर्थन मानते हैं, कितने लोगों की तरफ से रिस्पांस कैसा मिल रहा है? देखिए, मुझे लगता है अब तक जब से आवाज़ शुरू हुई थी किसान आंदोलन को लेकर, कई बार बंद किया गया है, तो इस सारे उसमें जितना मुझे अब लग रहा है, जितना ज़्यादा समर्थन कल मिलने वाला है, शायद अब तक इतना नहीं मिला। अब आम जनता भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, बहुत सी बार एसोसिएशन जैसी संस्थाएं, ट्रांसपोर्ट यूनियंस और सब इसमें, हाँ, पेट्रोलियम यूनियंस, पेट्रोल पंप के लोग सब कह रहे हैं कि हम साथ हैं, और आम जनता का समर्थन है। और लोग कह रहे हैं कि जब बातचीत चल रही है तो बंद क्यों बुलाया गया, ये भी एक सवाल है, फेसबुक पे चल रहा है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, जिसको अपनी बात मनवानी होती है वो अपने हर तरह से दबाव बनाता है, और दबाव बनाना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कहीं तोड़ फोड़ नहीं कर रहा, मर्जी है उसकी, दबाव बना रहा है। अगर दबाव सरकार, अब एक चीज़ है, आप बंद बैठकें हो गई हैं, किसान नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार नहीं समझ पा रही कि बैठकों में वही बात आ रही है, एमएसपी, और सरकार आकर वही कह रही है एमएसपी हटा नहीं रही, एमएसपी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सरकार को इतना कहने में कितनी मुश्किल है कि भाई जब तक किसानों को हम सहमत नहीं कर लेते तब तक बिल वापसी लेते हैं। जी, कितनी मुश्किल बात है। अब ये कहा जा रहा है किसान हट कर रहे हैं, सरकार भी तो हट कर रही है। ये चीज़ कि हम जो बिल आज तक लाए हैं उसे वापस नहीं लेते, ये कौन सी? किसान नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार नहीं समझ पा रही। सरकार, यहाँ देखो, किसान की तो आपत्ति जायज़ है। अब मैं जिम्मेदारी, अगर सरकार सारी, एक इस सरकार की प्रॉब्लम है कि जिम्मेदारियाँ सारी नागरिकों की कर दे रहे हैं कि कोरोना में आपको ये नहीं करना चाहिए, कोरोना में ये नहीं करना चाहिए, आप कोरोना में सब कुछ करो, लोग कुछ ना करें। अगर कोरोना की जिम्मेदारी लोगों पर है तो आप पर भी है। आप कहो जब तक ये आपदा है और हम किसानों को नहीं समझा लेते, हम बिल वापस लेते हैं, कितना मुश्किल है ये। ऐसा तो नहीं जल जाएंगे बिल, दोबारा नहीं बनाए जा सकते। आप किसानों को सहमत करके दोबारा, मैं तो कहता हूँ व्यापक सुधार के बिल लेकर आइए, तब बात बनेगी। तब तक किसान सहमत नहीं होते, इसे रोके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे किसान नेता जसबीर तंवर जी, जिनसे हमने खास बातचीत की, और आगे भी अन्य मुद्दों पर चर्चा रहेगी। फिलहाल देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।